तो आज हम पलटते हैं भारत के इतिहास का एक सुनहरा पन्ना और जानते हैं उस साम्राज्य के बारे में जिसने इस देश की नींव रखी, मौर्य साम्राज्य। ये कहानी है जीत की, सोच की और एक ऐसी जबरदस्त शासन व्यवस्था की जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। तो सवाल यह है कि आखिर ये सब हुआ कैसे? कैसे भारत का पहला महान साम्राज्य खड़ा हुआ? चलिए इस सफर पर निकलते हैं और जानते हैं इस पूरी कहानी को। देखिए, हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही महत्वाकांक्षी नौजवान चंद्रगुप्त मौर्य से। इनके बिना मौर्य साम्राज्य की कल्पना करना भी आप कह सकते हैं नामुमकिन है। चंद्रगुप्त का सत्ता में आना किसी तूफान से कम नहीं था। सोचिए, 345 ईसा पूर्व में उनका जन्म हुआ और सिर्फ 23 साल की उम्र में अपने चतुर गुरु चाणक्य की मदद से उन्होंने शक्तिशाली नंद वंश को उखाड़ फेंका। इसके बाद उन्होंने सिकंदर के जनरल सेल्यूकस निकेटर को हराया और अंत में सब कुछ त्याग कर जैन धर्म अपना लिया। क्या कमाल की जिंदगी थी। सेल्यूकस के साथ जो संधि हुई ना, वो मौर्य साम्राज्य के लिए एक असली गेम चेंजर थी। चंद्रगुप्त को न सिर्फ काबुल और कंधार जैसे 4 बड़े और जरूरी प्रांत मिले, बल्कि उन्होंने सेल्यूकस की बेटी कॉर्नेलिया से शादी करके एक मजबूत राजनीतिक गठबंधन भी बना लिया। इससे साम्राज्य की पश्चिमी सीमाएं हमेशा के लिए सुरक्षित हो गई। और इस संधि का सबसे यादगार हिस्सा जानते हैं क्या था? चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को तोहफे में दिए पूरे 500 युद्ध हाथी। सोचिए जरा, ये उस नए साम्राज्य की ताकत और दौलत का कितना बड़ा प्रदर्शन रहा होगा। अच्छा, चंद्रगुप्त के बाद उनके बेटे बिंदुसार ने गद्दी संभाली। उन्हें खास उपाधि मिली थी, अमित्रघात, जिसका मतलब है दुश्मनों का नाश करने वाला। उन्होंने न सिर्फ अपने पिता के विशाल साम्राज्य को संभाले रखा, बल्कि 16 और राज्यों को जीतकर उसे और भी बड़ा बना दिया। मौर्य साम्राज्य अब अपने शिखर पर पहुंचने के लिए एकदम तैयार था। और अब कहानी उस शासक की ओर मुड़ती है जिसने मौर्य साम्राज्य को और शायद दुनिया के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया, अशोक महान। अशोक के शासनकाल का एक बहुत ही अहम मोड़ था 261 ईसा पूर्व का कलिंग युद्ध। ये एक बहुत ही भयानक और विनाशकारी लड़ाई थी। हाँ, मौर्यों की जीत तो हुई, लेकिन इसकी कीमत लाखों बेगुनाह लोगों की जान से चुकानी पड़ी। युद्ध के मैदान में उस भयानक खून खराबे ने अशोक को अंदर तक झकझोर दिया। इस तबाही को देखकर उनका दिल पूरी तरह बदल गया। और जानते हैं, कलिंग युद्ध उनका आखिरी युद्ध साबित हुआ। उन्होंने हिंसा का रास्ता हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। युद्ध के बाद अशोक ने शासन करने का एक बिल्कुल अलग तरीका अपनाया, जिसे धम्म के नाम से जाना जाता है। और उन्होंने अपने इस संदेश को पूरे साम्राज्य में फैलाने के लिए एक बहुत ही अनोखा और टिकाऊ तरीका खोजा। तो ये धम्म आखिर था क्या? देखिए, ये कोई नया धर्म नहीं था। ये तो नैतिक सिद्धांतों का एक समूह था। अहिंसा, सहनशीलता, बड़ों का आदर और सबकी भलाई। ये अशोक की विशाल और अलग अलग तरह की प्रजा के लिए शांति से एक साथ रहने का एक रास्ता था। अशोक ने अपने धम्म के संदेश को पत्थर के खंभों और चट्टानों पर खुदवा दिया ताकि ये सदियों तक बना रहे। जैसे पहले शिलालेख में पशु बलि पर रोक लगाई गई। 5वें में धम्म के प्रचार के लिए खास अधिकारियों की नियुक्ति का जिक्र है। लेकिन सबसे ज्यादा असरदार है 13वां शिलालेख, जिसमें कलिंग युद्ध की भयावहता और अशोक के गहरे अफसोस का जिक्र मिलता है। अब सवाल ये उठता है कि मौर्य इतने बड़े और पेचीदा साम्राज्य को आखिर चलाते कैसे थे? चलिए उनके शासन और प्रशासन के सिस्टम को थोड़ा समझते हैं। मौर्य प्रशासन की रीढ़ की हड्डी थे 18 तीर्थ। ये सबसे बड़े अफसर थे जो साम्राज्य के अलग अलग विभागों को चलाते थे, प्रधानमंत्री से लेकर सेनापति और खजानी तक। ये एक बहुत ही अच्छी तरह से संगठित नौकरशाही थी जिसने इतने बड़े साम्राज्य को एक साथ बांधे रखा। और उनकी फौजी ताकत, यूनानी राजदूत मेगास्थनीज बताते हैं कि मौर्य सेना को 6 कमेटियां मैनेज करती थीं, जो नौसेना से लेकर युद्ध हाथियों तक हर चीज का ध्यान रखती थीं। वाकई ये उस समय की सबसे संगठित और ताकतवर सेनाओं में से एक थी। पर यह सेना थी कितनी बड़ी? प्लूटार्क जैसे इतिहासकार मानते हैं कि चंद्रगुप्त के पास 6 लाख सैनिकों की एक विशाल सेना थी। अब देखिए, आंकड़ों में थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि ये उस जमाने की सबसे बड़ी और ताकतवर सेनाओं में से एक थी। इतने बड़े साम्राज्य पर काबू रखने के लिए मौर्यों के पास एक जबरदस्त जासूसी नेटवर्क भी था। इन जासूसों को गूढ़ पुरुष कहते थे। वो सचमुच सम्राट की आंखें और कान थे, जो साम्राज्य के कोने कोने से खबरें लाकर केंद्र तक पहुंचाते थे। इससे किसी भी बगावत को सिर उठाने से पहले ही कुचला जा सकता था।
कुल मिलाकर मौर्य साम्राज्य ने भारत पर 137 सालों तक शासन किया। 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त से शुरू होकर यह सिलसिला 185 ईसा पूर्व में आखिरी शासक बृहद्रथ की हत्या के साथ खत्म हो गया। यह समय शायद बहुत लंबा न हो, लेकिन भारतीय इतिहास पर इसका असर बहुत ही गहरा और स्थायी रहा। और ये सब हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या किसी एक नेता की नैतिक सोच, उसका दर्शन वाकई एक पूरे साम्राज्य की किस्मत को बदल सकता है? अशोक का धम्म का प्रयोग आज भी हमें ताकत, शासन और नैतिकता के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।